जय हिंद बच्चों। आज फिर हम उसी हिंदी के क्रम में एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। और इस जो अध्याय है, जो आप लोगों के सामने टॉपिक है, उसकी खासियत ये होगी कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं। और जो प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं वो क्या है, बहुत ही कॉमन प्रश्न रहे हैं, बहुत ही साधारण प्रश्न रहे हैं, मगर सिर्फ आपकी जानकारी ना होने के कारण उनमें बहुत सारी गलतियां आप लोगों ने की है। तो प्रश्न क्या है, जहां पे आप लोग थोड़ा सा असमंजस पैदा करें, वो क्या है प्रश्न है, और उस प्रश्न का उत्तर देना आपका काम है। तो उस काम को पूरा करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप उन चीजों को सीखें जहां से आपको उत्तर निकालना है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का अध्याय है, वो हमारा क्या है, चिन्ह, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है, देखिए विराम शब्द की अगर हम बात करते हैं तो विराम का मतलब है रुकना, ठहरना या थोड़ी देर सुस्ताना। हम बोलते हैं विराम, थोड़ा सा अपनी वाणी को विराम दीजिए। एक कहावत बोलते हैं विराम दीजिए वाणी को। तो वाणी को विराम देने का मतलब है कि आपको रुकना होगा और रुक के अपनी बात आगे जारी करनी होगी। तो वही विराम चिन्ह हिंदी की अगर हम बात करते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और खासकर आपके जो परीक्षा है उसमें विराम चिन्हों से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज मैं वही विराम चिन्ह आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए क्या है, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। क्या होता है, ठहराव। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए, कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं परिभाषा को देखकर कि जो भी हमारी भाषा है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या लिखित भाषा हो, जब हम भाषा में बात करते हैं या हम कोई चीज कहते हैं तो कोई भी बात पूर्ण करने के बाद जो हम एक ठहराव पैदा करते हैं अपनी वाणी में, या जो हम एक रुकावट पैदा करते हैं, या जो एक रुकना हमें पड़ता है, वो क्या कहलाता है, विराम कहलाता है। अब वो विराम जब हम बात करते हैं सिर्फ मौखिक भाषा की तो हम क्या कहेंगे, विराम। मगर जब हम यही भाषा मौखिक से लिखित में जाते हैं तो जहां पे हम रुकेंगे, जहां पे हम ठहराव लेंगे, या जहां पे हम अपनी वाणी को थोड़ा सा धीरे करेंगे, उसके बाद अपना वाक्य स्टार्ट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह। अर्थात कह सकते हैं कि जहां पर हम अपनी मौखिक भाषा को लिखित भाषा में लिखते समय जिन विराम को जो आपने मौखिक में प्रयोग किया है उसको जब लिखित में प्रयोग करेंगे और उस स्थान पे जो ठहराव पैदा होगा, उसमें जो जिन प्रयुक्त होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके विराम चिन्ह कहलाएंगे। तो विराम चिन्ह कितने हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार से है, इससे आपको प्रश्न देगा। और प्रश्न किस प्रकार देगा कि आपको एक वाक्यांश देगा, उस वाक्यांश में आपसे उसमें आपका विराम चिन्ह दिया होगा और उस विराम चिन्ह के बारे में आपसे पूछेगा कि बताइए उपरोक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है और या इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा। देखिए अब हम बात करते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है, ऐसा एक चिन्ह है या ऐसा ठहराव है जो अगर जरा सा भी गलत आप लगा दो तो वो मतलब क्या है, आपके वाक्य का, आपके कहने के अर्थ का मतलब ही बदल देगा। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, हमने यहां लिखा है एक आपको दिखाने के लिए, रोको। क्या लिखा है पहले, रोको मत जाने दो। पहले में क्या लिखा है हमने, रोको मत जाने दो। मतलब क्या निकला, इसको रोको मत जाने दो। अर्थात जो हमने विराम चिन्ह कहां लगा, रोको के बाद लगा, तो रोको क्या हो गया, एक कासन हो गया है, एक चेतावनी हो गई है, रोको मत जाने दो। अभी दूसरे वाक्य में क्या लगा हमने, रोको मत। हमने रोको मत के बाद विराम चिन्ह लगाया और आगे क्या लिखा, जाने दो। अब मतलब बिल्कुल चेंज हो गया है, बदल गया है। अर्थात पहले में क्या था, चेतावनी हो गई थी कि इस आदमी को रोको मत जाने दो। दूसरे में क्या हुआ, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अर्थात दूसरे में इसमें क्या है, अनुमति नहीं है और इसमें क्या है, अनुमति है। तो विराम चिन्ह से जो विकार पैदा हुआ, पहले में क्या हुआ, मनाही हो गई किसी कहीं जाने की, और दूसरे में क्या हुआ कि इसको जाने दीजिए। तो विराम चिन्हों की गलतियों से आपकी भाषा या आपकी जो मौखिक भाषा दोनों ही कलंकित हो सकती हैं अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें
कि जो भी आप भाषा का इस्तेमाल मौखिक करते हैं या व्यक्तिगत रूप में लिखित रूप में करते हैं, उसमें विराम चिन्हों का और मौखिक भाषा में ठहराव का जरूर ध्यान रखें। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार बोलते हैं, अर्थात अगर उनसे बोला जाए कि आप इस विषय के ऊपर बोलिए तो उस विषय को वो इस प्रकार से बातचीत करते हैं जैसे कि वो किताब पढ़ रहे हों। तो वो क्या है, वो कहना नहीं है। हमें अपनी अभिव्यक्ति को उस प्रकार से व्यक्त करना है जो लगे कि हमने कहा है और सही ठहराव का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट देखिए, उक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि विराम चिन्ह के प्रयोग की भिन्नता से अर्थ का परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, यहां पे अर्थ का परिवर्तन हो जाएगा। अब विराम चिन्ह कितने हैं देखिए, अल्प विराम, जो अल्प विराम है आपका, उसकी अगर हम बात करते हैं, अल्प विराम क्या है आपका, जहां पे भाषा छोटी सी हो वहां पे क्या है, ये अल्प विराम है। दूसरा क्या है, अर्ध विराम है, जहां पे आपको किसी पद को बोलने के बाद आगे जाना पड़े, रुकना पड़े, क्या है, अर्ध विराम। अपूर्ण विराम, अभी बात अधूरी है। तीसरा चौथा क्या है, पूर्ण विराम। पांचवा क्या है आपका, प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह। छठा क्या है, संबोधन चिन्ह। सातवां क्या है, विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय माने आश्चर्यचकित वाला चिन्ह। आठवां क्या है, अवतरण चिन्ह। और नौवां क्या है, योजक चिन्ह। 10 में क्या है, निदेशक है, यहां पे ये लाइन जो है। 11वां क्या है, विवरण चिन्ह है, यहां पे ये। 12वां क्या है, हंसपद है। 13 में क्या है, आपका लाघव चिन्ह है। 14 में क्या है, तुल्यता सूचक, समता सूचक है। और 15 में क्या है, आपका कोष्टक है, तीनों कोष्टक हैं। 16 में क्या है आपका, 16 में आपका लोप चिन्ह है और 17 में आपका इतिश्री है। 18 में आपका जो विकल्प है, 19 में है पुनरावृत्ति और 20 में है संकेत। आपसे यह भी प्रश्न कर सकता है कि हिंदी भाषा में कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, हिंदी भाषा में 20 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। यह भी आप लोगों को करना है। अब एक प्रश्न आपसे और भी इस प्रकार कर सकता है, वह यह भी बोल सकता है कि बताइए हंसपद या विस्मरण चिन्ह कौन सी भाषा का चिन्ह है। यह भी पूछ सकता है कि हंसपद या विस्मरण चिन्ह कौन सी भाषा में प्रयोग किया जाता है। इनमें से किसी भी प्रकार से हिंदी में आपसे प्रश्न पूछ सकता है और आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। यह जरूर याद रखें कि जो भी आपकी बिहार दरोगा या उत्तर प्रदेश एसआई दरोगा या सिपाही या जो अगर कहीं भी हिंदी का जहां पे प्रयोग होना है आपके परीक्षा में, वहां पे ये जो अध्याय है ये भी अपनी एक अहम महत्वपूर्ण योग्यता रखता है, महत्वपूर्ण महत्वता रखता है। ध्यान रहे, अभी हम इसमें हमने देखा ये जो 20 विराम चिन्ह हैं। अब इन 20 विराम चिन्हों में हमें क्या करना है, आपको एक एक विराम चिन्ह मैं बताता हूं उदाहरण के साथ में। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या था, अल्प विराम। अल्प विराम का जो कोष्टक है कैसे लगाया, हमने यहां दिखा रहे हैं, ये इसमें कोष्टक में नहीं होगा, हमने दिखाया है सिप करके। क्या है कि ये अल्प विराम होगा। कैसे होगा, ये अल्प विराम है, अर्थात इसको कह सकते हैं हम कि जो बहुत छोटा सा ऐसे लगा हो, ये क्या है, अल्प विराम है। अल्प माने छोटा सा, विराम माने रुकना। जहां पे भाषा को बोलते समय या लिखते समय बहुत छोटा सा विराम हो, ठहराव हो, वह क्या कहलाएगा, विराम चिन्ह कहलाएगा। कौन सा, अल्प विराम। लिखते हैं, वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग अलग करने में जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है वह अल्प विराम है। जैसे राम ने आम, आम एक शब्द हुआ, क्या लगा, अल्प विराम। अमरूद, हमने आम कहने के बाद में दूसरा डिफरेंट शब्द है, दूसरा अलग शब्द है, उसके लिए हमने ठहराव लेना है। राम ने आम अमरूद ऐसे नहीं बोल सकते, हमें बोलना है राम ने आम अमरूद या केले आदि खरीदे। तो हमारा जो ठहराव हुआ वो आम के बाद हुआ और अमरूद के बाद हुआ, और आगे जो केले हैं उसके बाद हमने अपने वाक्य को जारी रखा। आगे देखिए और कहां होता है, वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में, जहां पे हमारे पद, एक पद से दूसरा पद साथ में आए, उन दोनों पदों को अलग अलग करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्प विराम का इस्तेमाल करते। कैसे करते हैं, देखिए, हवा चली, पानी बरसा। हवा चली, एक बात हुई,
दूसरी बात क्या हुई, पानी बरसा। तो जहां पे एक बात की पूर्णतया समाप्ति हो उसके बाद हमें क्या करना है, अल्प विराम का इस्तेमाल करना है। कहां लगा है, हवा चली के बाद अल्प विराम लगा है, फिर आगे क्या है, पानी बरसा और ओले पड़े। इस प्रकार से पहली बात को कहने के बाद में आपको क्या करना है, अल्प विराम का इस्तेमाल करना है जहां पे आपका पहला पद खत्म हो रहा हो। अगर इसमें यही होता कि हवा, ओले और पानी एक साथ पड़े तो क्या होता, हवा के बाद आता, फिर पानी के बाद आता और फिर ओले के बाद आता अल्पविराम। तो इस प्रकार से भी आपको इसमें प्रयोग करना है। दूसरा क्या है, दो उपवाक्यों के बीच संयोजक का प्रयोग न किए जाने पर, जहां पर दो उपवाक्यों के बीच संयोजक का प्रयोग न किए जाने पर भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। कैसे, देखिए संयोजक का मतलब है दोनों को जोड़ने वाला। जैसे आप योजक चिन्ह करते हैं तो इसमें क्या है, अब्दुल ने सोचा, क्या बोला, अब्दुल ने सोचा अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। पहली बात क्या खत्म हुई, अब्दुल ने सोचा। हम एक बात कहना चाहते थे कि अब्दुल ने सोचा कि अच्छा रहा मैं वहां नहीं गया, बट हम इस बात को लगातार नहीं कह सकते, हमें विराम लेना होगा। कहां पे, अब्दुल ने सोचा। तो हमारा एक पद खत्म कहां हो रहा है, यहां पे हो रहा है। इसके बाद हमें क्या लेना है, अल्प विराम लेना है। और अल्प विराम के बाद हमने दूसरी बात शुरू की, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। तो जो भी प्रश्न आपका आएगा उसमें आपको यह चीज देखना है कि क्या आपकी बात खत्म कहां हो रही है और उसके बाद आपका अल्प विराम कहां आना है, यह बात ध्यान रहे, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, दूसरा क्या हो सकता है, तीसरे नंबर पे, वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर, अर्थात जहां पे क्रिया विशेषण हो या उपवाक्य हो वहां पे भी क्या होगा, यह बात यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया था। अभी तीन वाक्य एक साथ हैं और तीनों वाक्यों को अलग अलग करके कौन कर रहा है, आपका अल्प विराम कर रहा है। कैसे, देखिए, यह बात यदि सच पूछो तो, हमने पहली एक बात कही और उसके बाद सस्पेंस आ गया। यदि सच पूछो तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे, लगातार नहीं कह सकते थे, तो हमने क्या किया, सच पूछो, यह बात के बाद अल्पविराम लिया। यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया था, अर्थात मैंने अपने आप को इसमें अलग दिखाने के लिए दो अल्पविराम का इस्तेमाल किया। पहला, यह बात यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया था, अर्थात उसने तीन अल्पविराम का इस्तेमाल किया एक पद को बनाने के लिए। तीसरा क्या है, उद्धरण चिन्ह के पूर्व भी उसने कहा। जैसे उद्धरण चिन्ह का मतलब है कि जहां पे दोनों तरफ से जो है किसी को बंद किया गया हो। हम अगर यहां पे लिखा है और हमने क्या किया है, बंद करा उद्धरण चिन्ह में, तो ये क्या होगा, आपका उद्धरण चिन्ह होगा। दोनों तरफ से हम दिखाते हैं आपको, देखिए जहां पे दोनों तरफ से बंद किया हुआ हो ऐसे, उसके पहले क्या होगा, आपका अविराम होगा। जैसे उद्धरण चिन्ह के पहले उसने कहा, वाक्य क्या था, उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, अर्थात जो बात है, जो मेन बात है वो क्या है, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये बीच में किसके, उद्धरण चिन्ह के है, खास बात है। मगर उससे पहले क्या इस्तेमाल करना है, आपको अल्प विराम का इस्तेमाल करना है। अगर कहीं पे आपको किसी भी प्रश्न में इस प्रकार मिलता है, उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, और आपसे प्रश्न कर रहा है कि बताइए अल्प विराम कहां होगा, तो वो उद्धरण चिन्ह के पहले अल्प विराम का प्रयोग होगा। याद रहेगा बेटा, ओके। आगे देखो, समय सूचक शब्दों को अलग करने में, जहां पे समय सूचक शब्द हैं उनको अलग अलग करने के लिए भी आपको अल्पविराम का इस्तेमाल करना होगा। कैसे, कल गुरुवार एक बात हुई, दिनांक 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होगी। आप ऐसा नहीं लिख सकते लगातार, कल गुरुवार दिनांक 20 मार्च से, नहीं, गुरुवार दिन हुआ और तारीख अलग हुई, तो दोनों के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, ठहराव पैदा करना होगा और उसके बीच में आपको क्या, अल्पविराम का इस्तेमाल करना होगा। पांचवी बात देखिए, कभी कभी संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग होता है, संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग होता है। जैसे सीते, राधे, क्या है यहां पे, संबोधन है, किसको, राधा के लिए, राधे के बाद हमें ठहराव की जरूरत है और हमें ठहराव लेना होगा। हमने क्या किया, राधे के बाद ठहराव लिया और अपनी बात पूरी करी। कैसे, राधे तुम आज भी विद्यालय नहीं गई, क्या है, संबोधन है, किसके लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए संबोधन है, किसी राधा के लिए संबोधन है। तो जहां पे आपका संबोधन हो उसके बाद भी आपको विराम लेना है और उस जगह पे भी अल्पविराम प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए,
समानाधिकरण शब्दों के बीच में, जहां समानाधिकरण शब्द हो अर्थात एक जैसे शब्द हो, उनके बीच में क्या होगा? विधेय राज की पुत्री वैदेही राम की पत्नी थी। अर्थात दो उपवाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए भी हमने क्या किया? अल्पविराम का इस्तेमाल किया। हां अस्तु के पश्चात भी, जैसे हां तुम अंदर आ सकते हो, अर्थात हमने जहां पे अनुमति देनी हो, जहां पे अनुमति से संबंधित शब्द का प्रयोग हो रहा हो, उसके तुरंत बाद भी आपको अल्पविराम लगाना होगा और आगे का जो लाइन है वो पूरी करनी होगी। नेक्स्ट, पत्र में अभिवादन या समापन के समय, जहां पे आप अभिवादन कर रहे हो, पूज्य पिताजी, जहां पे पूज्य पिताजी खत्म कर रहे हो, उसके बाद आपको पूज्य पिताजी, माताजी या भाई जी, जहां भी आपको इस प्रकार का इस्तेमाल करना है, वहां पे भी आपको अल्पविराम का इस्तेमाल करना होगा। तो ये जो बात थी ऊपर, ये किससे संबंधित थी? ये थी आपकी अल्पविराम से संबंधित। तो अल्पविराम में देखने वाली चीजें क्या हैं कि आपको जहां पे भी उपवाक्य है बेटा, बेटी और बेटा, जहां पे भी उपवाक्य, उन उपवाक्यों के बीच में आपको अल्पविराम रख के देखना है। जहां पे पद है, उन पदों के बीच में अल्पविराम आएगा। जहां पे संबोधन है, उसके बाद अल्पविराम आएगा। जहां पे भी कहीं उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है, उसके बाद भी, उसके पहले भी क्या होगा? आपका अल्पविराम आएगा। तो जो ट्रिक्स है, जो ये आपका फार्मूला है, या जो ये हमने आपको एक बिल्कुल छोटा करके समझाया है, ये चीजें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें कि हमारा जो अर्धविराम है, जो हमारा पूर्ण विराम है, या हमारा जो है अल्पविराम है, वो कहां पर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? अर्धविराम की। क्या था वो? अल्पविराम था, अभी क्या है? अर्धविराम। अर्ध माने आधा। वाक्य के ऐसे उपवाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्पविराम या अल्पविरामों का प्रयोग हुआ हो, अर्थात जिसमें पहले से अल्पविराम भी हो और अभी उसमें हमें रुकना पड़े, उसमें ठहराव देना पड़े, जहां पे अल्पविराम लगा हुआ हो उसके बाद भी हमें रुकना पड़े, तब क्या होगा? देखिए, जैसे ध्रुवास्वामिनी में एक और ध्रुवास्वामिनी क्या हुआ? हमने यहां पे क्या है? आपका एकल है जो रुका हुआ है। उद्धरण चिन्ह क्या है? एकल उद्धरण चिन्ह है। इसके बीच में एक और ध्रुवास्वामिनी क्या हुआ? अल्पविराम। मंदाकिनी अल्पविराम, कोमा आदि स्त्रियां पात्र हैं। देखिए बात कहां खत्म हुई? पहली हुई जैसे ध्रुवास्वामिनी में एक और ध्रुवास्वामिनी, यहां पे अल्पविराम, मंदाकिनी अल्पविराम, कोमा आदि स्त्री पात्र हैं। जहां पे पात्र है, जहां पे बात की समाप्ति हुई है, जहां पे अल्पविराम लगने के बाद, ठहराव आने के बाद में जहां पे बात की समाप्ति हुई है, कहां हुई है? जैसे ध्रुवास्वामिनी में एक और ध्रुवास्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा आदि स्त्री पात्र हैं। यहां पे क्या हुई? हमारी बात की समाप्ति हुई है, अर्थात हमारी बात का एक बात पूरी हुई। यहां पे क्या लगाना है? आपका अर्धविराम लगाना है। कैसे लगाना है? ये हमारा अर्धविराम है, अर्थात हम पहले एक बिंदी ऊपर डालनी है और उसके नीचे जो इस प्रकार का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? आपका अर्धविराम का होगा। दोबारा दिखाते हैं बना के आपको। देखिए क्या है? जहां पे ऐसी प्रकार का होगा ये हमारा अर्धविराम होगा, और ये वहां पे आएगा जहां पे दो या दो से अधिक पहले अल्पविराम आ चुके हों और उनको एक साथ जोड़ के आगे बढ़ना हो, वो क्या है? आपका अल्पविराम है, वो अर्धविराम है। आगे देखिए, दूसरी ओर रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामिनी आदि पुरुष पात्र हैं। अर्थात दूसरी बात जहां पे हमने अर्धविराम लिया था यहां पे, उसके बाद जो आगे की बात थी वो तब पूरी होगी जब उससे पहले आपका अर्धविराम जो है, या जो है अर्धविराम का इस्तेमाल हो चुका होगा। कहां पे? यहां पे। नेक्स्ट देखिए, जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों, अर्थात एक वाक्य है, बात करने वाला एक करता है और उसमें बहुत सारे उपवाक्य उसके साथ में लगे हुए हों, वहां पे भी क्या होगा? अर्धविराम का इस्तेमाल होगा। जैसे सूर्योदय हुआ, एक बात खत्म होगी, क्या है? अर्धविराम आएगा। क्या आएगा? अर्धविराम आएगा। सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, फिर अर्धविराम है। पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। अर्थात दो बातें किसके ऊपर हैं? मेरे ऊपर है। मेरे ऊपर दो वाक्य लगे हुए हैं। कहला क्या? कि जब
क्या था, जैसे सूर्योदय हुआ, पहले सूर्योदय हुआ किसके लिए, मेरे लिए हुआ, फिर अंधकार दूर हुआ और जैसे ही पक्षी चहचहाने लगे मैं टहलने के लिए निकल पड़ा। तो मेरे जो उपवाक्य था, मेरा जो कहने का तात्पर्य था, उसमें जहां दो उपवाक्य जुड़े हुए थे उनके बीच में भी किसका इस्तेमाल होगा, आपका अर्धविराम का इस्तेमाल होगा। जहां पे आपकी दो छोटी छोटी बातें हो और उसके बाद फिर आपका वाक्य पूर्णांश हो रहा हो, वहां पे आपका क्या होगा, अर्धविराम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट देखिए, मिश्र तथा संयुक्त वाच्य में, मिश्र तथा संयुक्त वाच्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोधपूर्ण प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में, जहां मिश्रित वाक्य हैं बेटा, जहां पे मिले हुए वाक्य हैं और संयुक्त वाक्य हैं, वहां पे भी जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं, बात आ रही है निकल के, जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं, इसका मतलब बात अधूरी है। तो जहां पे लगे आपको कहने के बाद कि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, वहां पे भी क्या होगा, इस्तेमाल होगा अर्धविराम का। जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं, अर्थात बात पूरी कहां हुई, वे उन्हें फल देते हैं में इसको पूरा करने के बाद। मगर इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए या उनको एक साथ मिलाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया, हमने ठहराव का प्रयोग किया, और वो ठहराव क्या था, आपका अर्धविराम था। कहां पे, यहां पर। नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं, अपूर्ण विराम, अर्थात जहां पे ठहराव भी हो मगर बहुत कम हो, ठहराव भी हो मगर कम हो। देखिए, समाधिकरण, जहां समान अर्थ वाले उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह न हो, जैसे छोटा सवाल, बड़ा सवाल, परमाणु विस्फोट, मानव जाति का भविष्य। क्या है, हमने दोनों के बीच में यहां पे संयोजक चिन्ह आना चाहिए था मगर नहीं है, उसके बिना हमने बगैर उसके रुके, अगर यहां पे योजक चिन्ह होता हम रुकते, छोटा बड़ा, छोटा सवाल बड़ा सवाल। अभी क्या, छोटा या बड़ा, अभी इसके बीच में योजक नहीं है, तो जहां पे छोटा सवाल और बड़ा सवाल है तो उसके बीच में, हम दोनों के बीच में किसका है, अपूर्ण विराम का था। विराम भी है मगर ठहराव है मगर पूरा नहीं है। क्या है, छोटा सवाल बड़ा सवाल, अपने आप आपकी जिह्वा विराम ले लेगी, अर्थात जहां पे आपको बिना इच्छा के विराम पैदा हो जाए वह क्या कहलाएगा, आपका अपूर्ण विराम कहलाएगा। कैसे, परमाणु विस्फोट, मानव जाति का भविष्य, अर्थात जिस प्रथम वाक्य को बोलने के बाद जीभ अपने आप ठहराव पैदा कर दे वह क्या कहलाएगा, आपका अपूर्ण विराम कहलाएगा। कैसे, ये छोटा सवाल आप नहीं कंटिन्यू बोलते, छोटा सवाल बड़ा सवाल, नहीं गलत हो जाएगा, क्या बोले, छोटा सवाल बड़ा सवाल, परमाणु विस्फोट, मानव जाति का भविष्य, अर्थात जहां पे जीवा अपने आप से विराम पैदा कर ले वह क्या कहलाएगा, आपका अपूर्ण विराम। आगे देखिए, पूर्ण विराम। विराम का मतलब, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, विराम का मतलब यहां पर ठहराव है। ठहराव का मतलब है रुकना, भाषा को कहते कहते रुकना। आप किसी से अपनी बात कह रहे हैं, मैं आपके घर आना चाहता हूं, तो आप लगातार नहीं कहे मैं आपके घर आना चाहता हूं, खराब लगेगा। श्रीमान मैं आपके घर आना चाहता हूं, तो श्रीमान के बाद ठहराव है, अल्पविराम है, मैं आपके घर आना चाहता हूं, वाक्य पूरा हो रहा है। या श्रीमान पधारिए, श्रीमान अलग है, पधारिए अलग है। तो जहां पे आपकी भाषा के अंदर ठहराव पैदा हो थोड़ा सा, वो क्या है, आपका अल्प विराम था। और अब क्या कहते हैं, पूर्ण विराम की। पूर्ण विराम क्या होता है, आपका जो आप किसी भी लाइन के पीछे लगाते हैं, जो हम इस अधिकतर जहां पे हमारा है होता है उसके पीछे लगाते हैं, वो क्या हमारा पूर्ण विराम है। देखिए कैसे है, साधारण मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर, जहां पे हमारा साधारण वाक्य या संयुक्त वाक्य जहां पे समाप्त हो रहा हो उस पे हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। जैसे मजीद खाना खाता है, बात खत्म हो गई है, कोई सस्पेंस नहीं है, ना आगे कुछ कहना चाहता है, कोई मिश्रित वाक्य नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है, कुछ नहीं है, मजीद खाना खाता है, बात खत्म हो गई है, पूर्ण विराम आ गया। यदि राम पढ़ता, यदि राम पढ़ता एक पद हुआ आपका, उस पद के बाद क्या लगाया हम लोगों ने यहां पे, अल्प विराम का इस्तेमाल किया, तो अवश्य उत्तीर्ण होता। बात संपूर्ण हो गई है, वाक्य जो उपवाक्य के साथ में मिला हुआ था उसकी समाप्ति हो चुकी है, अल्प का आएगा आपका पूर्ण विराम। नेक्स्ट देखिए, इसमें खास क्या है, अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम ही लगता है। जैसे उसने बताया नहीं कि वह कहां जा रहा है,
जहां पे भी प्रश्नवाचक वाक्य आप करें और उसके बाद में क्या आ जाए, अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य करने पूर्ण विराम भी लगता है। जैसे जो भी अप्रत्यक्ष है, जहां पे कोई चीज बिल्कुल सामने ना हो, सस्पेंस हो, संदेह हो, वहां पे क्या होगा, आपका पूर्ण विराम होगा। उसने बताया नहीं कि वह कहां जा रहा है, उसने नहीं बताया कि वह कहां जा रहा है, तो बात खत्म हो गई है, कोई आगे उसका औचित्य नहीं बच गया है, क्या है, आपका पूर्ण विराम होगा। नेक्स्ट, ये भी आप देख सकते हैं, काव्य में दोहा सोटा चौपाई के चरणों के अंत में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जहां पे पहला पद समाप्त हो रहा है, क्या है पहला पद, क्या आता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, बात खत्म हो, रघुकुल की ये रीत चली आई है, बात समाप्ति होगी है, दूसरी बात शुरू हुई है, प्राण जाए पर वचन न जाई, अर्थात प्राण जा सकते हैं पर मेरा वचन नहीं गिरेगा। इस पे भी आपका क्या होगा, पूर्ण विराम। विशेष, अंग्रेजी तथा मराठी के प्रभाव के कारण कातिप्य विद्वान केवल हिंदी अंग्रेजी का फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, किंतु हिंदी की प्रकृति के अनुसार खड़ी पाई का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अर्थात हम क्या करते हैं, कभी कभी हम विराम चिन्ह को गलत कर देते हैं, मगर विराम चिन्ह क्या होगा हमारा, इसी प्रकार का होगा। विराम चिन्ह आपकी क्या होगा, जो हमारी लाइन जहां पे खत्म होती है उसके पास से शुरू होगा। कभी भी आपका अगर हमने यहां है लिखा इस प्रकार से, तो है के यहां नहीं होगा, क्या होगा, है के यहां होगा। ये हमारा आपका इसके बराबर, जो आप यहां लाइन ऊपर डालते हो, लाइन के बराबर जो खड़ी पाई खड़ी होगी, वो आपका क्या होगा, पूर्ण विराम होगा। नेक्स्ट, प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह हमेशा ऐसे बनता है। प्रश्न सूचक चिन्ह, तुम कहां रहते हो, क्या है, प्रश्न है, कहां, कब, क्यों, कैसे, जिस भी वाक्य में हो उसके पीछे हमेशा क्या होगा, प्रश्न चिन्ह आएगा। ये आपको बहुत बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। इसमें एक चीज खास ये है, एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हों और सभी एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हों, तब प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्पविराम का प्रयोग करने के बाद सबसे अंत में, जैसे गोविंद क्या करता है, देखिए उपवाक्य बहुत सारे हैं मगर बेस किस पे है, एक ही के ऊपर है। कैसे हैं, गोविंद क्या करता है, कहां जाता है, कहां रहता है, यह तुम क्यों जानने के इच्छुक हो, बहुत खास है। और इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में हो सकता है रखा हुआ मिले और आप बोलो कि सर ने हमें बताया नहीं था करने के लिए। देखिए किसके ऊपर है, वाक्य किसके ऊपर रखा हुआ है, गोविंद के ऊपर, मगर बार बार आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, जबकि हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है। कैसे, गोविंद क्या करता है, प्रश्न है, कहां जाता है, प्रश्न है, कहां रहता है, यह भी प्रश्न है। क्या हम बार बार प्रश्न रख सकते हैं, नहीं, वो क्या होगा, व्याकरणीय प्रतिष्ठित बोली के अनुसार गलत होगा। क्या होगा, हम इनके बीच में किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, अल्पविराम का इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारा जो प्रश्न सूचक चिन्ह होगा वो कहां आएगा, हमारा जो संपूर्ण वाक्य जहां पे खत्म होगा वहां पर आएगा। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखें, और खासकर इस प्रकार का जो प्रश्न है वो बेटा आप लोगों की परीक्षा में आ सकता है। इसको प्लीज ध्यान से देखकर, वीडियो को देख के, पीडीएफ को निकाल के उसके बाद इसको समझने की कोशिश करें। आगे देखिए, संबोधक चिन्ह। संबोधक चिन्ह, जब किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए, जहां पे हम संबोधन करते हैं, पहले हमारे पास एक बार हुआ था, हमने राधा को संबोधन किया था, उसके बाद क्या हुआ था, हमारा अल्पविराम आया था। मगर जहां पे किसी पार्टिकुलर चीज के लिए पुकारा जा रहा हो, हे प्रभु, हे प्रभु के बाद में क्या है, किसको याचना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है प्रभु के लिए, अब यह जीवन नौका तुम्हें से पार लगेगी, या मोहन इधर आओ, जहां पे उच्चारण की अवधि बढ़ जाए और आपकी विवेचना बढ़ जाए, आपका जो कहने का ढंग बदल जाए, आपका जो है क्षीण प्रकार से आप अपने आप को प्रदर्शित करो, संबोधन करो, वहां पे क्या होगा, संबोधन चिन्ह का, और संबोधन चिन्ह का जो है इस प्रकार होगा। नेक्स्ट, दोबारा बना के दिखाते हैं यहां पे आपको। संबोधन चिन्ह में क्या होगा, देखने वाली चीज कि पहले ऊपर एक लाइन होगी खड़ी पाई, उसके नीचे एक बिंदी होगी, सॉरी ऐसे यहां पे, ये इस प्रकार का आपका क्या होगा, संबोधन चिन्ह होगा। ये भी आपका खास है। नेक्स्ट, विस्मय सूचक, अर्थात जहां पे आश्चर्यचकित होना हो वहां पे क्या होगा, विस्मय सूचक होगा। देखिए कैसे होगा, विस्मय सूचक का प्रतीक चिन्ह है ये इस प्रकार से, ये सामने नहीं आ रहा, यहां पे आना चाहिए, सॉरी यहां पे, ओके।
देखिए क्या है, हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय आदि भावों के सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में जो भी चिन्ह का प्रयोग होगा, जहां पे आपका क्या है, आपका खुशी होगी, शोक होगा, घृणा होगी, भय होगा या आश्चर्य होगा, उसके चिन्हों के तुरंत बाद में क्या होगा, विस्मय चिन्ह का प्रयोग होगा। और कैसे होगा, वाह बहुत ही सुंदर दृश्य है, क्या है, हाय अब मैं क्या करूं, अर्थात अचानक कोई चीज, अचानक कोई खबर मिली, अचानक मुंह से कोई शब्द निकला और वहां पे अनायास क्या पैदा हो गया, विस्मय पैदा हो गया, तो वहां पे क्या होगा, आपका विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। अरे, उफ, हाय, इन शब्द के पहले क्या होगा या बाद आपका विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। अवतरण चिन्ह, जब किसी कथन को जो का त्यों उद्धृत किया जाता हो, उस कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे उद्धरण चिन्ह या उपविराम भी कहा जाता है, या ऐसे अवतरण भी। ये क्या होता है, पहला इकहरा और दूसरा क्या होता है, दोहरा। देखिए, जब किसी कवि का उपनाम या पुस्तक का नाम या पत्रिका का नाम लेना हो या शीर्षक उल्लेख करना हो, तब क्या होगा, आपका इकहरे का प्रयोग होगा। और जहां पे वाक्यांश को उद्धृत करते समय महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म है, वहां पर क्या होगा, दोहरे का प्रयोग होगा। कह सकते हैं जहां पे हमें किसी अवतरण का शीर्षक बताना हो या हमें बताना हो कि यह पुस्तक किस किस लेखक ने लिखी है, उस पुस्तक के दोनों तरफ उसको हाईलाइटेड करने के लिए, उसको अधिक तो अच्छे तौर पे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे प्रयोग करते हैं किसका, आपके एककर है, इकहरे उसका, कहां पे, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर क्या है, एक टाइटल है, एक गोत्र है, उस दिनकर को हमने क्या करा, अलग से दिखाने के लिए उसको दोनों तरफ से इकहरे उत्तरण में डाल दिया। दूसरा क्या था, दोहरा, जहां पे वाक्यांश को उद्धृत करते समय जहां पे हमें किसी प्रत्येक वाक्य के किसी खास अंश पे फोकस करना हो, वहां पे उद्धरण चिन्ह क्या होगा, दोहरा होगा। क्या होगा, दोहरा होगा। जैसे दो शब्दों को जोड़ने के लिए यहां पे क्या किया, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, तो रामचरितमानस को किस में किया, हमने इकहरे अवतरण में किया। और अगर यहां पे हम करते यह रचना तुलसीदास का रहता, तो तुलसीदास के दोनों तरफ क्या आता, आपका इस प्रकार का दोहरा अवतरण आता। जहां पे भी यह प्रयोग हो, जहां पे भी किसी चीज को आपको हाईलाइटेड करना हो, श्याम ने कहा सीता को बुला लाओ, तो जहां पे श्याम ने क्या कहा, सीता को बुला लाओ, तो सीता को बुला लाओ किस में होगा, आपके दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर जो है रखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, योजक चिन्ह। योजक माने दूरियों को नापने के लिए, एक साथ मिलाने के लिए। नेक्स्ट, दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व एवं तत्पुरुष समास में जिसका प्रयोग होता है वह क्या है, योजक चिन्ह। क्या है, सुख दुख, जहां पे दो चीजों को एक साथ मिला, सुख दुख, माता पिता, प्रेम सागर, इस प्रकार के शब्दों में जात पात, डाल डाल, धीरे धीरे, तुलनात्मक में सासी सिजा हो, भरत सा, यशोदा सी माता, जहां पे प्रयोग हो और प्लस तुलना हो। तुलना, मेरे जैसा, उसके जैसा भाई, राम जैसा पति, तो जहां पे तुलनात्मक हो और प्लस जहां पे दोनों शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो, वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यह भी आप लोगों के लिए खास है, इसको भी आप देख सकते हैं, यह भी परीक्षा में आने वाला प्रश्न लेकर आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, निर्देशक। निर्देशक का मतलब है कि जहां नाटकों के संवाद में, जहां नाटकों का संवाद हो रहा है कोई, वहां पे एक ठहराव पैदा हो। जैसे मनसा बेटी यदि तू जानती है, जहां पे किसी पहले शब्द को उच्चारण से, जोरदार उच्चारण से पुकारा जाए, फिर ठहराव पैदा हो, वहां पे किसका पैदा होगा, आपका निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होगा। वनमाला या मणिमाला क्या है, मणिमाला आगे चिन्ह है क्या है, अर्थात जहां पे ठहराव पैदा किया जा रहा हो, उस प्रकार का दो वाक्यों के बीच में वह क्या है, आपका निर्देशक चिन्ह है। जैसे क्या है, काल तीन प्रकार के होते हैं। अब आगे बात अधूरी है, क्या लिखा हमने, काल तीन प्रकार के होते हैं और बात क्या है, अधूरी है। बात क्या अधूरी है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जहां पे बात अधूरी हो और उसके बाद आगे कुछ बचा हुआ हो, वहां पे किसका प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, किसका प्रयोग कर रहे हैं, यहां पे निर्देशक चिन्ह का। और यह निर्देशक चिन्ह यहां पे क्या है, देखिए निर्देशक चिन्ह कहां है आपका, निर्देशक चिन्ह आपका क्या है, यहां पे आ गया है। कहां,
दूसरी चीज, जब कोई बात अचानक अधूरी छोड़ दी जाए, जैसे यदि आज पिताजी जीवित होते, बीच में खाली जगह दे दी है, क्या है, निर्देशक, इसमें कुछ ना कुछ वो चीज आनी है जो बिल्कुल खास है पिताजी के बारे में। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विवरण चिन्ह। विवरण, जहां पे हम बात करते हैं, जैसे जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या है, पुरुषार्थ 4 हैं। पुरुषार्थ कितने हैं? 4 हैं, मगर कौन से हैं उसके आगे विवरण देना है। तो जहां पे हम इस प्रकार करके आगे लाइन करते हैं, वो क्या है, आगे कुछ ना कुछ बाकी है। ये क्या है, आपके धर्म है, अर्थ है, काम है और क्रोध है। अर्थात इसके बाद, पुरुषार्थ के बाद में कुछ ऐसी चीज बची हुई है जो बहुत खास है, जिसका विवरण बाकी है, तो ये क्या होगा, विवरण चिन्ह होगा। नेक्स्ट देखिए, हंस पद। ये भी देख सकते हैं आप, ये भी एग्जाम्पल के तौर पे। हंस पद, हंस पद का प्रयोग हम कब करते हैं, जहां पे हम अधिकतर कोई गलती कर दी। मुझे लिखना था श्याम का भाई है, मैंने कुछ छोड़ दिया यहां पे। तो जहां पे मैं गलती से कोई चीज छोड़ जाऊं या मुझसे गलती हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको वहां पे अगर ऊपर जगह है लिखने की, तो हम ऊपर से क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे और क्या लिखेंगे, यहां पे राम। तो क्या समझा जाएगा कि श्याम राम का, अर्थात जो हम हंस पद का जो प्रयोग कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, उस छूटी हुई जगह के लिए कर रहे हैं जहां पे हमें वो शब्द डालना है। अर्थात इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। अतः लिखते समय यदि कुछ लिखने में रह जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग कर उसके ऊपर उस शब्द का वाक्यांश को लिख दिया जाता है। इसे, जैसे मुझे आज जाना है, कहां जाना है, अजमेर जाना है, तो अजमेर छूट जाए तो अजमेर को हम यहां पे लगा के हंसपद तब उसमें लिख सकते हैं, वो क्या होगा, सही होगा। संक्षेपण चिन्ह, संक्षेपण चिन्ह, इसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। अतः किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में करने के लिए जहां पे हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जहां पे किसी भी शब्द के नीचे अर्थात धरातल के पास संयुक्त राष्ट्र संघ, जहां पे हम इस प्रकार के लाघव चिन्ह का प्रयोग करें, अर्थात वह शब्द बहुत बड़ा है, उसका एक छोटा रूप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और लाघव का मतलब है संक्षेपीकरण करना, छोटा करना। आगे देखिए, तुल्यता या समता सूचक। बराबर, कैसे, किसी शब्द के समान अर्थ बताने वाले मूल्य मान का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भानु, भानु के बराबर क्या है, सूरज है। रुपये 1 रुपया 100 पैसे के बराबर है। इस प्रकार जहां पे हम बराबरी की बात करें, श्याम मेरे बराबर अच्छा है, सोनिया तुम्हारी जितनी सुंदर है, जहां बराबरी का इस्तेमाल हो रहा हो वहां पे हम क्या करते हैं, तुल्यता समान सूचक का इस्तेमाल करते हैं, जो चिन्ह आपका बराबर है। नेक्स्ट, आगे देखिए, कोष्टक। वाक्य में प्रयुक्त किसी पद या अर्थ स्पष्ट करने के लिए मुंह की उपमा मयंक चंद्रमा से दी जाती है। नाटक में पहले में क्या है, वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अगर हमने किसी शब्द को बहुत अलग से दिखाना है या हमें किसी की महिमा गान करनी है, उसको अगर हम अलग से दिखाते हैं, उसको क्या करते हैं, कोष्टक में। अर्थात मयंक, उपमा, मयंक माने क्या है, चंद्रमा, और हमने उसका अर्थ अंदर भी लिख दिया, चंद्रमा से दी जाती है। अर्थात जहां पे हमने लिखा यहां पे सोम, सोम, और सोम का अर्थ क्या होता है, इंद्र। तो हमें आपको समझाने के लिए जहां पे इंद्र भी लिखना और सोम भी लिखना हो, तो हम इंद्र को क्या करेंगे, कोष्टक में बंद कर देंगे। अर्थात वो इसी लाइन का, इसी पद का हिस्सा तो है, मगर वो पढ़ा क्या जाएगा, या तो आप सोम पढ़ सकते हैं या इंद्र पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आपके इन कोष्टक का जो है प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, लोप चिन्ह, सॉरी लोप चिन्ह, ये हमने ऊपर वाली लाइन का नीचे ला दिए। लोप चिन्ह, लोप से मतलब है गुम हो जाना या आगे कोई चीज छुपा हुआ होना। लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है, उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर XY या डैश 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 लगा देता है। क्या कहते हैं, जो आप लोगों से खाली स्थान जो भरवाते हैं, उसमें जो ये
चिन्ह ऐसे लगे रहते हैं, खाली स्थान भरिए, ये क्या है आपका लोप चिन्ह कहलाता है। अर्थात उसके लोप माने क्या गुम हुआ है, क्या छुपा हुआ है, अर्थात जो छुपाव है, छुपाव, लोप का मतलब है कुछ गुम हो गया या छुपाव। तो जहां पे इस प्रकार का चिन्ह वह क्या कहलाएगा आपका लोप चिन्ह कहलाएगा। जैसे तुम्हारा सब काम करूंगा, बोलो मां कहां है, तो इसके बीच में क्या शब्द आना है वह चीज आपको भरना है। तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो, इसके बीच में क्या शब्द आना है, जहां पे बात अधूरी हो और उसके बीच में कोई शब्द आना हो वहां पे क्या है लोप चिन्ह का प्रयोग होगा। आगे देखिए, इतिश्री, जहां पे समाप्ति हो, अर्थात हम कभी कभी करते हैं ऐसे करके ऐसे बना दिए, क्या है इति, अर्थात इससे आगे कुछ नहीं लिखना। किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसको हम अधिकतर कैसे करते हैं, ऐसे बना के ऐसे लिख के ऐसे कर, अर्थात अब अंत हो चुका है, इससे आगे हम कुछ नहीं लिख सकते, हमने इसका बिल्कुल बिल्कुल इतिश्री कर दिया है, अर्थात समाप्ति कर दी है। यह क्या है समाप्ति चिन्ह है। दूसरा देखिए विकल्प चिन्ह, जब दो में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो, अर्थात जैसे शाश्वत, सनातन, नित्य, इनमें से हमें एक चुनना है, तो शाश्वत या सनातन या नित्य, या हमने मोहन या श्याम, तो दोनों में से एक चुनना है, तो वहां पे क्या है आपका विकल्प है, क्या है विकल्प चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा है। क्या है ये, जहां बीच में लाइन प्रयोग की जा रही हो, टेढ़ी लाइन प्रयोग की जा रही हो, वे क्या आपका विकल्प चिन्ह है, जहां पे दो चीज एक साथ रखी गई हो। अब देखिए पुनरुक्ति चिन्ह, जब ऊपर लिखी किसी बात को जो का त्यों नीचे लिखना हो, उसके नीचे पुनः वही न लिखकर इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे श्री मोहनलाल, श्री गोविंदलाल, कैसे, अर्थात जहां पे हमें दोनों चीजों को एक साथ लिखना हो, अर्थात हमने क्या किया, यहां पे हमने प्रयोग किया, इस प्रकार से हमारा प्रयोग होगा दोनों तरफ, और इसका मतलब है कि वो बात जो कि तो हमें नीचे लानी है, उसमें कोई फेरबदल नहीं करना है, जैसे कही गई है ऐसे कैसे आपको पद्यांश में या गद्यांश में रखनी है। संकेत चिन्ह, संकेत चिन्ह का मतलब है जहां पे आपको संकेत करना है, अर्थात किसी को बोलना है कि इसके आगे श्याम से आगे, अर्थात आगे का जहां आपने ऐसे लाइन लगा दी, अर्थात उसके आगे भी कुछ बचा है, इसमें आपका क्या कहलाएगा संकेत चिन्ह होगा। और आपका जो इस प्रकार से हम एक जो बनाते हैं स्टार, वो भी आपका क्या है संकेत चिन्ह है। अर्थात हम किसी चीज को हाईलाइटेड करना, तो हम क्या करेंगे, कॉपी के पास ऐसे एक स्टार बना देते हैं, उसके बाद यहां से लिखना शुरू करते हैं, ये क्या है आपका संकेत चिन्ह है। संकेत चिन्ह दो प्रकार के हो सकते हैं, इस प्रकार का भी संकेत चिन्ह हो सकता है, इस प्रकार का भी, और इस प्रकार का भी संकेत चिन्ह हो सकता है। दोनों प्रकार के संकेत चिन्ह आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो बेटा और बच्ची, ये दोनों जो अध्याय थे, इससे पहला जो आज आप लोगों के सामने दो वीडियो आ जाएंगी, दोनों अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो भी अध्याय खासकर हिंदी में आप लोगों का मुझे लगेगा कि इससे प्रश्न आने वाले हैं, मैं एनालिसिस करके देख रहा हूं, मैं उससे जरूर वीडियोज आप लोगों के पास डालूंगा। बट छोटी सी कोशिश आप लोगों को करनी है कि इन अध्याय को पीडीएफ के साथ में लेकर देखें, और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आपका प्रश्न इनसे निकलता है उसको कमेंट में लिखें, उसका जवाब मैं अगली वीडियोज में देने की कोशिश करूंगा। ध्यान दें, अगर कोई भी बच्चा इसमें से कोई भी चिन्ह में गलती करता है तो वो अपने नंबर्स खो बैठेगा, और ये बहुत छोटे छोटे फ्री वाले नंबर हैं जिनको आप सिर्फ थोड़ी सी समझदारी से समझ के अपनी उत्तर पुस्तिका में एक बार अपने प्रश्नों के साथ में लिखने से आप समझ सकते हो। ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण आपका अध्याय है, उसमें आप इग्नोर ना करें, पीडीएफ के साथ देखें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।